माफ़ी चाहूँगी, कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से जो है लाइव बीच में जो है टूट गया था, बट मैं फिर से जो है लाइव हो चुकी हूँ। तो मैं जैसा आपको बता रही थी कि हम स्कूल एजुकेशन की 5334 पर जो है बात कर रहे थे, हम 4 पर बात कर रहे थे। यहाँ पर जो है अब एनुअल सिस्टम को जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। यहाँ पर क्या किया है, अब सेमेस्टर सिस्टम शुरू किया जाएगा। सेमेस्टर सिस्टम जैसा कि अभी भी यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में जो है अप्लाई किया जा रहा है, जिसमें ये किया जाता है कि बच्चा 6 महीने पढ़ाई करता है और 6 महीने के बाद जो है उसका जितना सिलेबस उसने पढ़ा है, आज सिलेबस का हाफ उस 6 महीने में के अंदर जो है उसके एग्ज़ाम ले लिए जाते हैं। तो अब जो है स्कूल में भी ये सेमेस्टर सिस्टम जो है शुरू कर दिया जाएगा। स्कूल में भी जो है ये सेमेस्टर सिस्टम अब जो है शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर और भी कई बड़े चेंजेस किए गए हैं। इन बड़े चेंजेस में आप ये देखेंगे कि इसमें अब कोई भी स्ट्रीम नहीं रखी गई है। स्ट्रीम जैसे कि बच्चे जब 9th के बाद 10th के बाद जब आगे +1 में जाते हैं या +2 में जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी स्ट्रीम देखते हैं कि हमें आर्ट्स लेनी है, हमें कॉमर्स लेना है, हमें नॉन मेडिकल लेना है, हमें मेडिकल लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब जो है स्ट्रीम ख़त्म कर दी गई है। अब एक प्रकार से ये देख लीजिए कि जैसे एक लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी के अंतर्गत आपकी अपनी मर्जी है कि आप कौन सी किताब उठाकर पढ़ना चाहते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी भी एक या स्कूल भी जो है एक लाइब्रेरी की तरह कर दिया गया है। अब आप क्या करेंगे, आपकी अपनी मर्जी है, आप जो चाहें वो सब्जेक्ट उठा के पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे को कॉमर्स में इंटरेस्ट है, उसे अकाउंट में तो इंटरेस्ट है, लेकिन उसके साथ साथ उसे आर्ट्स की हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट है, तो वो क्या कर सकता है, वो उसके साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। मान लीजिए कि कोई बच्चा आर्ट्स में है और मान लीजिए उसे हिस्ट्री पढ़नी है, उसे पॉलिटिकल पढ़नी है, लेकिन उसके साथ साथ उसे कॉमर्स का भी कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना है जिसमें उसका इंटरेस्ट है, तो वो क्या करेगा, अब वो उस सब्जेक्ट को भी जो है पढ़ सकता है। इससे क्या है, बच्चों का जो है हम एक बात करते हैं ना कि सर्वांगीण विकास, उस चीज़ के लिए जो है स्कूलों को एक ओपन लाइब्रेरी की तरह कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत जो है अब किसी भी प्रकार से कोई भी स्ट्रीम नहीं रहेगी। अब बच्चे का जो मन करेगा, जो सब्जेक्ट वो पढ़ना चाहे, ये एस्पेक्ट इसके कि वो आर्ट्स का है, कॉमर्स का है या फिर किसी भी अदर स्ट्रीम से आता है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, कोई इशू ही नहीं रहेगा। बच्चा जो चाहे, जैसा चाहे, वो कोई सब्जेक्ट यहाँ से उठाना चाहे, वहाँ से उठाना चाहे, वो सारे सब्जेक्टों को उठाकर जो है अब कहीं से भी पढ़ाई कर सकता है। इसके बाद जो है इसमें आपको मल्टीपल सब्जेक्ट सिस्टम दिया गया है। मल्टीपल सब्जेक्ट सिस्टम जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब स्ट्रीम ही ख़त्म कर दी गई है, यानी कि स्ट्रीम यानी कि ना तो अब कॉमर्स रहेगा ना आर्ट्स रहेगा, बच्चे की मर्जी है वो कहीं से भी कुछ भी उठाकर पढ़े, तो मल्टीपल सब्जेक्ट सिस्टम जो है उसे चूज़ करने का मौका मिल जाएगा। मल्टीपल सब्जेक्ट की उसकी मर्जी है कि वो अपने 6 सब्जेक्टों के साथ साथ अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहे, अगर उसकी कैपेबिलिटी है तो। अगर उसकी कैपेबिलिटी है कि मैं अपने इन सब्जेक्ट के साथ साथ और सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहता हूँ, तो वो अपने उन सब्जेक्ट को भी जो है अब पढ़ सकता है। इसके साथ साथ उसे जो सबसे बड़ा एक और उपलब्धि दी गई है वो है फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि हम अपने स्कूल लेवल में जो है फ़ॉरेन की किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के अगर इच्छुक हैं, तो हमें जो है यहाँ पर ये सुविधा अब दी गई है कि आप एक फॉरेन लैंग्वेज को भी अपने स्कूल के दौरान जो है पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा ना कि मल्टीपल सब्जेक्ट सिस्टम जो है हमें इसमें दिया गया है, ये अब स्टूडेंट के ऊपर या उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर रहेगा कि अगर मान लीजिए कि भी उसकी कैपेबिलिटी 5 सब्जेक्ट पढ़ने की है, कि भी हाँ एक क्राइटेरिया है कि उसे जो है 10th में जाके जो है उसे 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिर जब वो +1 में आ जाएगा उसे 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और उसके बाद +2 में भी जो है आगे उसे 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। मगर बच्चे की ये कैपेबिलिटी है कि वो एक और एडिशनल सब्जेक्ट लेके वो फॉरेन लैंग्वेज का सब्जेक्ट लेना चाहता है, वो उसे भी लेकर जो है अगर आगे बढ़ना चाहता है, तो ये रास्ता भी जो है उसके लिए खोल दिया गया है कि वो अपने देश की भाषाओं के साथ साथ एक फॉरेन लैंग्वेज को भी स्टडी कर सकता है।
इसके बाद जो है एक प्रकार से हम इसे ऐसा कह सकते हैं जैसे मैंने इसे एक ओपन लाइब्रेरी कहा है। जैसे हम किसी होटल में जाएं या कहीं भी जाते हैं तो एक बुफे लगा होता है खाने का कि आपकी मर्जी है, कुछ भी उठाकर कहीं से भी खा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप इंडियन लें, चाइनीज़ लें, कॉन्टिनेंटल लें, जो भी लें। तो ये एजुकेशन भी एक बुफे की तरह बना दी गई है कि आपकी मर्जी है, आप आर्ट से उठाओ, कॉमर्स से उठाओ, ठीक है, आप मेडिकल से लो, नॉन मेडिकल से लो, कहीं से भी कोई भी सब्जेक्ट लो, जो आपकी इच्छा हो आप वो सब्जेक्ट उठाकर जो है इसमें पढ़ सकते हैं। ये था आपका 5-3-3-4 का कॉन्सेप्ट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि 5-3-3-4 का जो कॉन्सेप्ट बनाया गया है उसके अंतर्गत कैसे रखा गया है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट हम छठी से लेके 12वीं तक अभी भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अब इसे टुकड़ों में इस प्रकार से बांट दिया गया है कि हर एक स्टेप पर, यानी कि 4 स्टेप हो गए ना, 5-3-3-4, हर एक स्टेप पर कुछ नया ऐसा जोड़ने की कोशिश की गई है जिसके माध्यम से स्टूडेंट को जो है और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी उसकी एजुकेशन के अंतर्गत दी जाए ताकि वो अपना विकास करने में और भी ज़्यादा सक्षम हो सके। इसके आगे हम बात करते हैं कि 10th और +2 के एग्ज़ाम। इसके अंतर्गत जो है पहले स्टूडेंट के लिए ये होता था कि बोर्ड के एग्ज़ाम एक बहुत बड़ा बर्डन होते थे। 10th का एग्ज़ाम है, बहुत बड़ा बर्डन है, वो अब ख़त्म कर दिया गया है। बच्चे को बोर्ड का एग्ज़ाम +2 में देना है, लेकिन उसके अंतर्गत भी क्या है कि सिलेबस ज़रूरी नहीं है कि बच्चे ने जो किताबों में पढ़ा है और उसके माध्यम से कि हाँ रटा रटाया ही करके जो है बच्चे को देना है। अगर बच्चा अपने अनुभव के माध्यम से भी अपने पेपर में कुछ लिखेगा, अपने अनुभव के माध्यम से पेपर में कुछ लिखेगा जो उसने कई किताबों को पढ़ के सीखा है, तो वो भी जो है अब गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन ये टीचर्स के ऊपर भी रहेगा कि वो बच्चा, मान लीजिए, हाँ ऐसा भी नहीं है कि मान लीजिए मैथ का पेपर है, आप उसमें इंग्लिश लिख के आ रहे हैं, नहीं जी मैंने तो ये सीखा था, ऐसा नहीं है। कम से कम जिस सब्जेक्ट का आप पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपने पढ़ के क्या सीखा है, वो चीज़ें जो है अगर आप अपने प्रैक्टिकल बेस के जरिए उन्हें बताना चाहेंगे तो वो तरीका तो आप अपना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि अंग्रेजी के पेपर के अंदर आप हिंदी लिख दें तो वो भी माना जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि 6th क्लास से ही एक वोकेशनल एजुकेशन का सिस्टम शुरू कर दिया है, यानी कि बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा आरंभ से ही देनी शुरू कर दी जाएगी, जिसके माध्यम से वो पहले से ही ये सीखना शुरू हो जाए कि आगे जाकर अगर मुझे अपना, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, अगर हम बच्चे को 10th में तो क्या, अगर हम BA में भी पूछते हैं, कई बार हमारे बच्चे ये बता ही नहीं पाते कि उन्होंने अपने भविष्य के बारे में क्या सोचा है, उन्हें क्या पढ़ना है, क्या बनना है, क्या करना है, हमारे बच्चे ये बता ही नहीं पाते हैं। तो इस एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से बच्चे को जो है ये विकल्प 6ठी क्लास से ही देना आरंभ कर दिया गया है, क्योंकि 8वीं तक जो है बच्चे का जो ब्रेन का विकास होता है वो इतना हो जाता है, वो ये समझने में सक्षम हो पाएगा कि हाँ मुझे इस एक चीज़ को लेकर आगे बढ़ना है, इसमें आगे जाकर मुझे अपना करियर बनाना है। तो वो करियर की अपॉर्चुनिटी उसे जो है स्कूल के माध्यम से ही दे दी जाएगी, 6th स्टैंडर्ड से ही वो अपॉर्चुनिटी उसके लिए स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद इसमें एक जो सबसे बड़ा फेज़ रखा गया है वो ये है कि जो बच्चे की पढ़ाई नर्सरी से लेकर 5वीं क्लास तक होगी, उसके अंतर्गत ये बात रखी गई है कि उसकी क्षेत्रीय भाषा, यानी कि उसकी मातृभाषा, उसके अंतर्गत उसे 5वीं तक पढ़ाई करना अनिवार्य होगा। जैसे मान लीजिए कि आप पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं या कहीं से भी है, 5वीं कक्षा तक की उसकी पढ़ाई जो है उसकी मातृभाषा में अनिवार्य रहेगी, लेकिन वो भी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे उसके अंतर्गत भी कि आप कितने लेवल तक बच्चे को वो पढ़ाई करवा सकते हैं। लेकिन 5th स्टैंडर्ड तक वो मदर लैंग्वेज जो है बच्चों को पढ़ानी आवश्यक रहेगी। इसके बाद जो आती है, जो सबसे बड़ा इस वक्त एजुकेशन पॉलिसी को लेकर जो सबसे बड़ी बात जो चल रही है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लेकर चल रही है। यानी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि आज आप देख रहे हैं जितने भी हमारे स्कूल्स या बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं वो सब जो है इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के पीछे जो है भाग रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि इंग्लिश मीडियम को जो है ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। जो एजुकेशन पॉलिसी कहती है, ये एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ कह रही है कि हम इंग्लिश मीडियम को ख़त्म करेंगे और अपनी मातृभाषा और सिलेबस को जो है और 8 भाषाओं के अंतर्गत जो भारतीय भाषाएं हैं, जो सिलेबस बच्चों को हम शुरू से ही अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं आज इंग्लिश मीडियम में, तो वो क्या करेंगे, उसको जो है
भारत की 8 भाषाओं के अंतर्गत उसे जो है बदला जाएगा और फिर स्टूडेंट को उसे पढ़ाया जाएगा। ये एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि हम जो है बच्चों को 5वीं क्लास तक उसकी मातृभाषा जो है वो हिंदी है तो वो उसे पढ़ाएंगे और अंग्रेजी माध्यम को जो है ख़त्म करेंगे। लेकिन ये आप और हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश मीडियम एक प्रकार का आज गढ़ बन चुका है। जैसे प्राइवेटाइजेशन अपना गढ़ बना चुका है, ऐसे इंग्लिश मीडियम भी जो है आज एक गढ़ बन चुका है और उस गढ़ को उखाड़ कर फेंकना इतना भी आसान नहीं रहेगा। तो ये सिर्फ अभी बात इम्प्लीमेंट होगी या नहीं होगी इसके बारे में अभी ठीक ठीक कहा नहीं जा सकता। ये एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये बात रखी तो गई है कि मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन के अंदर हम अंग्रेजी भाषा का जो वर्चस्व हमारे देश में आज बन गया है उसे एक तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, हमारे सिलेबस को भारत की 8 भाषाओं के अंतर्गत बदलने के साथ। लेकिन ऐसा होगा या नहीं ये आगे चलकर देखने की बात रहेगी, क्योंकि पॉलिसी अभी बनी है कि पॉलिसी सिर्फ 60 पेजों के अंतर्गत दिखाई गई है, लेकिन वो अभी एक कानून के रूप में जारी नहीं की गई है। और जब तक ये कोरोना का सिस्टम रहेगा, कम से कम आप ये मानकर चलिए कि 2022 या 23 तक जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। अभी तक ये इम्प्लीमेंटेशन तो इसका हुआ नहीं है, ये सिर्फ अभी पेजों के अंदर है और कह दिया गया है कि ये होगा ये होगा ये होगा। लेकिन तब तक क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये 60 पेज बदलकर कितने रह जाएंगे, बढ़ेंगे, कम हो जाएंगे, हम उसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते हैं। तो स्कूल सिस्टम पर जितनी भी चीज़ें बदलने की जो बातें कही गई हैं वो चीज़ें वो मैं आपको बताई है कि ये 5 3 3 4 का फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से इंडियन लैंग्वेजेस को जो है अब बदलकर इसमें रखा जाएगा, किस प्रकार से 6 स्टैंडर्ड से ही बच्चे का ब्रेन जो है उसके करियर को लेकर शुरुआत करने के लिए उसे वोकेशनल स्टडीज़ के को जो है उसके अंतर्गत दी जाएगी। टेक्निकल पार्ट जो है बच्चों को जो है आरंभ से ही सिखाना, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाना, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत बाद में बच्चे सीखा करते थे, लेकिन अब वो जो है जल्दी ही सीखने लग जाएंगे। तो ऐसी और इसके साथ साथ ही जो है स्ट्रीम बच्चे की जो है उसको मल्टीपल चॉइस जो सब्जेक्ट का दिया गया है, जो कि चूंकि एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है कि बच्चे की अपनी मर्जी है कि वो कहीं से भी उठाकर कुछ भी पढ़े, ज्ञान है। जैसे कि आपने एक फिल्म देखी थी 3 इडियट में एक चीज़ कही गई थी, जब उसको लड़के को जो है क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है तो वो क्या करता है, वो दूसरी क्लास में जाके बैठ जाता है। वो उसकी क्लास होती भी नहीं है, वो फिर भी उसमें जाके बैठ जाता है। और टीचर जब उससे पूछते हैं कि भी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, कह रही कि ये तो ज्ञान है, बट रहा है, कि कैसे भी बट रहा है, मुझे वो ज्ञान लेना है। तो इसी तरीके से ये एजुकेशन भी जो मल्टीपल चॉइस सिस्टम, यानी कि इसे कहे कि मल्टीपल सब्जेक्ट सिस्टम जो कर दिया गया है बच्चे के लिए बहुत ही बेहतरीन है कि अब उसके ऊपर बर्डन नहीं है कि भी हाँ अकाउंट है, मैथ है, मुझे सिर्फ यही पढ़ना है। चॉइस है उसकी, वो दोनों में से कोई एक रखे, उधर से ये ले तो वो उस चीज़ को भी जो है पढ़ सकता है। अब तो ये तो आपका जो था स्कूल एजुकेशन के ऊपर जो बदलाव किए जाने हैं वो उसके बारे में एक चीज़ बताई गई। अब बात करते हैं हायर एजुकेशन की, यानी कि जो हमारी बीए होगी, यूनिवर्सिटी की स्टडी होगी, हायर एजुकेशन की जो कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें गई हैं वो अगर आप नोट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से जो है अब इसमें कुछ सिस्टम जो चेंज किए गए हैं वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन सिस्टम इम्प्लीमेंट जो इसमें किए जाएंगे। अब इसमें जो कहा गया है बीए, सबसे पहले बात करते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, यानी कि जो ग्रेजुएशन हम किया करते थे पहले, आज जो हम ग्रेजुएशन करते हैं वो हमारी 3 साल की होती है, ठीक है। अब जो यहाँ पर चेंज किया गया है, ग्रेजुएशन जो है 4 साल की करी गई है, 4 साल की ग्रेजुएशन जो है 4 साल की गई है। हालांकि 3 साल वाली ग्रेजुएशन भी रहेगी, लेकिन एक 4 साल का मोड भी ग्रेजुएशन को दे दिया गया है। अब उसमें अंतर क्या है मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, पहले क्या होता था कि बच्चे ग्रेजुएशन में जब एडमिशन ले लिया करते थे तो वो क्या करते थे, फर्स्ट ईयर कर लिया, छोड़ दिया, कुछ बच्चे सेकंड ईयर कर लिया, छोड़ दिया, कुछ बच्चे फाइनल ईयर तक पहुंच जाते थे और डिग्री लिया करते थे। लेकिन अब क्या कर दिया है कि बच्चा अपनी एजुकेशन के किसी भी मोड़ पर अपनी स्टडी को छोड़ेगा तो वो स्टडी उसकी खराब नहीं जाएगी। वो कैसे? जैसे मान लीजिए कि बीए के दौरान स्टूडेंट ने पहले ही ईयर की पढ़ाई कर अगर उसे छोड़ दिया है तो क्या होगा, उसे फर्स्ट ईयर का जो है अपनी एजुकेशन का सर्टिफिकेट जो है उसे प्राप्त हो जाएगा कि इसने बीए फर्स्ट ईयर की है, तो उसका सर्टिफिकेट उसे मिल जाएगा।
और अगर वो अपना सेकंड ईयर यानी कि बीए का सेकंड ईयर, वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कोई भी हो, अब उसमें जो क्या करे, अगर वो अपना बीए सेकंड ईयर करता है और सेकंड ईयर पर जाकर किसी भी वजह से पढ़ाई को छोड़ देता है तो वो उसका डिप्लोमा कहलाएगा और उसे डिप्लोमा का जो है सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पहले साल पे छोड़ने पर उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल पर छोड़ने पर उसे जो है डिप्लोमा मिलेगा, और तीसरा साल, जब तीसरा साल आएगा, तीसरे साल पर जो है डिग्री, जैसे कि अभी भी हमें जो है हम ग्रेजुएशन करते हैं तो थर्ड ईयर पूरा हो जाने पर हमें जो है बीए की ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है, वो सेम है कि हमें जो है ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी 3 साल के लिए। अब ये 3 साल का फ्रेम किसके लिए है? ये 3 साल तो वो उन बच्चों के लिए है जिन्हें सिर्फ ग्रेजुएशन करके आगे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। ऐसे मान लीजिए कि जो बच्चे बैंकिंग में जाना चाहते हैं, जो बच्चे आईएएस में जाना चाहते हैं, जो आगे एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, एचसीएस करना चाहते हैं, यानी कि जो बच्चे सिर्फ एक डिग्री लेकर कि हाँ जो इसकी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, उसकी डिग्री लेकर आगे पढ़ाई कर आगे अपनी किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए 3 साल का फ्रेम रखा गया है कि वो 3 साल पर अपनी डिग्री ख़त्म करके जा सकते हैं। लेकिन जो बच्चे हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, यानी कि जो पीएचडी करना चाहते हैं या उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, पोस्ट पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या होगा, उन्हें 4th ईयर का बीए भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब 4th ईयर के उसमें क्या है, जब तीसरे साल पर ही आपको डिग्री मिल गई है, तब 4th ईयर में जब हम करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको मिलेगा डिग्री प्लस ऑनर्स प्लस रिसर्च। 3 चीज़ें जो हैं आपको चौथा साल बीए का पूरा करने पर प्राप्त होगा, जिसमें क्या होगा, डिग्री होगी, उसमें आपका ऑनर्स होगा और उसमें होगा आपका रिसर्च। ये 3 चीज़ें जो हैं बीए के 4th ईयर को कंप्लीट करने के बाद आपको मिलेगा। जैसे मैंने भी आपको बताया कि बीए के 3 साल जो है, 3 साल यानी कि पहले पर अगर आप छोड़ देते हैं किसी वजह से तो उस पर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, दूसरे साल पर अगर आप छोड़ देते हैं तो वो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, तीसरे साल पर आप पूरी करते हैं जो सिर्फ एक क्वालिफिकेशन मिनिमम आपको चाहिए तो आपको डिग्री मिल जाएगी, और अगर 4th ईयर आप पूरा कंप्लीट करते हैं तो उस पर आपको डिग्री प्लस ऑनर्स प्लस रिसर्च जो है मिल जाएगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा ना, जिन्हें हायर एजुकेशन में आगे बढ़ना है, पीएचडी करनी है, तो उन्हें जो है ग्रेजुएशन लेवल से ही एक रिसर्च करने का जो है एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि स्टूडेंट जो है 4 साल का एक रिसर्च कोर्स पूरा पहले ही करके आया है। ठीक है, अब यहाँ से क्या किया गया है कि अब बात करती है तो थी बीए की बात, अब यहाँ से बात करते हैं एमए की। हम सभी जानते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमए जो है 2 साल की है, अभी भी 2 साल की है। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझिएगा, जिस बच्चे ने 3 साल पर बीए छोड़ दी थी, मतलब 3 साल पर डिग्री लेकर बीए छोड़ दी थी और आगे उसका मन बने कि मैं एमए करना चाहता हूँ, तो उसे क्या करना होगा, उसकी एमए 2 साल की ही होगी। जो बच्चा 3 साल पर अपनी ग्रेजुएशन करेगा और आगे वो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहे तो उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल की ही रहेगी। लेकिन जो बच्चा 4 साल की बीए करेगा, यानी कि जिसने डिग्री, ऑनर्स और रिसर्च तीनों चीज़ों को किया है, पूरा 4 साल का कोर्स पूरा किया है, उस बच्चे को जब एमए करनी होगी तो उसकी एमए सिर्फ और सिर्फ 1 साल की रहेगी। यानी कि उसने 4 साल की बीए कर ली है, तो जब वो एमए करेगा तो वो उसकी एमए अब 1 साल की होगी। यानी कि 3 साल वाले पे जिसने बीए कर ली उसकी तो 2 साल की जैसे अभी भी चल रही है, और जिसने 4 साल के माध्यम से किया है उसकी एमए अब 1 साल की हो जाएगी। इसके साथ ही बात करते हैं एजुकेशन के एमफिल की। एमफिल में को जो है इस एजुकेशन पॉलिसी से हटा दिया गया है, यानी कि अब एमफिल बंद कर दी गई है, अब एमफिल नहीं रहेगी। एमफिल एक प्रकार से जो है जिन स्टूडेंट्स ने अभी अप्लाई किया है, अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है इसमें कि जिन्होंने एमफिल के लिए अब अप्लाई किया है वो इसमें क्या करें, क्या नहीं होगा। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि अभी तो पॉलिसी आई है, इम्प्लीमेंट होने में इसे 2022 या 23 तक का समय लगेगा। तो ऐसा हो सकता है कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी एमफिल के लिए अप्लाई किया है वो उन्हें एमफिल अभी कंटिन्यू करवा भी सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है एमफिल को जो है इस एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत से हटा दिया गया है, एमफिल का अब कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। अब बात करते हैं पीएचडी की।
पीएचडी में कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं किया गया है, और अगर बहुत बड़ा उसके बारे में एजुकेशन पॉलिसी में कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ कही भी नहीं गई है। पीएचडी में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा रिसर्च है, और उसके अंतर्गत जो है पहले की तरह ही वो 4 साल की है, और 2 साल के अंतर्गत आपको उसे रेगुलर करना होता है, और 2 साल के लिए जो है बाद में आप उसे जॉब के साथ भी अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। जो पीएचडी होती है वो 4 साल की होती है, जिसमें आपके पहले 2 साल आपको कंटिन्यू रखने पड़ते हैं, और बाद के 2 साल जो है आप अपनी किसी जॉब के साथ भी उसे कंटिन्यू रख सकते हैं। तो उसमें कोई एजुकेशन पॉलिसी में पीएचडी को लेकर कोई बहुत बड़ा चेंज जो है हम उसमें नहीं बताया गया है, जो इसके माध्यम से हमें देखने को मिलेगा। इसके साथ बात करते हैं बीएड की। अब यहाँ पर जो है बीएड को लेकर, क्योंकि बीएड को हालांकि ये स्कूली उसके अंतर्गत आना चाहिए था, लेकिन मैंने इसे यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि इसे भी जो है अब ह्यूज यानी कि बहुत बड़ा रूप दे दिया गया है। बीएड को भी एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एक बहुत बड़ा रूप दे दिया गया है। कैसे, वो अभी आप समझ जाएंगे। बीएड जो है हम 2 साल की किया करते थे, लेकिन अब जो है इंटर क्रिएटेड कोर्स के जरिए अब जो है इसे आफ्टर +2 यानी कि अगर 12वीं के बाद बच्चा जो है सीधा करना चाहे बीएड, वो भी कर सकता है। अगर वो बच्चा +2 के बाद बीएड करना चाहता है तो वो आपकी 4 साल की होगी। +2 के बाद अगर बच्चा सीधा बीएड, क्योंकि पहले तो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन हुआ करती थी, मगर अब जो है इसके लिए एक नया प्रावधान जो एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से बताया गया है, उसमें ये बताया गया है कि अब +2 के बाद भी जो है बच्चा बीएड कर सकता है, लेकिन उसकी जो अवधि होगी वो 4 साल की होगी। अगर ग्रेजुएशन के बाद करता है तो उसकी वही सेम अवधि 2 साल की रहेगी। ग्रेजुएशन के बाद करता है तो उसकी अवधि वही 2 साल की रहेगी। और अगर पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बच्चा बीएड करता है तो उसकी अवधि जो है 1 साल की रह जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो है इसकी अवधि 1 साल की रह जाएगी। ठीक इसी तरह अगर पीएचडी के बाद बीएड करते हैं, पीएचडी के बाद जो बीएड करते हैं उनके लिए भी जो ये है अवधि 1 साल की ही रह जाएगी। अब पीएचडी के बाद भी क्वेश्चन यहाँ पर ये आ जाता है कि पीएचडी के बाद जो है बीएड करने की आवश्यकता ही क्या है। यहाँ पर जो एजुकेशन पॉलिसी में एक जो हम इसे एक नेगेटिव पॉइंट भी कह सकते हैं, वैसे तो ये कहा गया है कि जिस टीचर ने पीएचडी कर ली है उसको भी अपनी शिक्षण योग्यता साबित करने के लिए एक अपना शिक्षण, जिसे कहा गया है कि एक अपना एक सर्टिफिकेट, शिक्षण का सर्टिफिकेट, जैसे कि हम बीए का सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, एक ऐसा शिक्षण सर्टिफिकेट उसे प्राप्त करना पड़ेगा। अपनी एलिजिबिलिटी उसे साबित करनी पड़ेगी उस सर्टिफिकेट के जरिए पीएचडी करने के बाद भी कि आप जो है पढ़ाने के योग्य हैं, पढ़ाने के लिए सक्षम हैं। तो वो जो है कहा गया है ये पीएचडी के बाद 1 साल की बीएड वहाँ रखी गई है कि आप जो है पीएचडी के बाद भी 1 साल की बीएड करेंगे। ये योग्यता एक सर्टिफिकेट जारी करेगा, ये बताएगा कि आप पीएचडी बेशक आपने कर ली है, लेकिन जब तक आपके पास शिक्षण का कोई सर्टिफिकेट नहीं है तब तक आप पढ़ाने के योग्य नहीं हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ रखी गई है, क्योंकि बीएड पीएचडी जिस स्टूडेंट ने कर ली, जिसने 4 साल रिसर्च को दे दिए और एक बहुत लंबा फेज़ वो पढ़ के यहाँ तक आया है, और पीएचडी के दौरान भी जो है बच्चे अब क्लासेस लेते हैं, पहले नहीं था लेकिन अब जो है क्लासें दी जाती हैं उन्हें, तो एक अपना ही उनका बहुत अच्छा अनुभव हो जाता है। तो उनको एक किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत मुझे महसूस नहीं होती कि उनको कोई सर्टिफिकेट ऐसा बताए कि भी हाँ आप बीएड करें +2 उसके बाद पीएचडी के बाद, तो तब जाके आपकी शिक्षण की योग्यता साबित होती है। लेकिन चूंकि ये कर दिया गया है शिक्षण उसमें कि पीएचडी के बाद भी जो है आपको 1 साल का कोई शिक्षण सर्टिफिकेट ज़रूरी चाहिए होगा, जस्ट लाइक बीएड जो 1 साल की होगी वो आपको अब करनी ही पड़ेगी। यानी कि जितने भी पीएचडी के होल्डर्स हैं वो अब इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि उन्हें ऐसा एक शिक्षण एक सर्टिफिकेट जो है अब प्राप्त करना होगा, जो कि 1 साल का रहेगा, वो बीएड का हो या अभी, और इसके ज़रिए जो है और इसकी पिक्चर क्लियर कर दी जाएगी। क्योंकि अभी पीएचडी वालों के लिए ये कह तो गया है कि ये शिक्षण सर्टिफिकेट उन्हें हासिल करना है, लेकिन वो किस प्रकार का होगा, बीएड का तो है ही है, लेकिन और भी उसमें किस प्रकार का होगा वो अभी इसमें कुछ बताया नहीं गया है। इसके जो पूरा एक एजेंडा जो है उसका वो 2030 तक क्लियर करने की बात कही गई है। 2030 तक जो है, यानी कि इसके बीच में जो है अमेंडमेंट होते रहेंगे, पीएचडी वालों के लिए बताते रहेंगे कि भी उनको आगे कैसे करना है, कैसे क्या सर्टिफिकेट है जिसको वो मान्यता रहेंगे। जैसे बीएड तो मान्यता रखेगी ही रखेगी, लेकिन उसके अलावा भी क्या कोई ऐसा सर्टिफिकेट
होगा जो मान्य रखेगा कि हाँ आपने पीएचडी करने के बाद अगर ये वाला सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है तो आप जो है एलिजिबल हैं अब पढ़ाने के लिए। तो वो जो है सिचुएशन 2030 तक जो है वो धीरे धीरे जो है अमेंडमेंट के साथ बता दिया जाएगा। और जितने भी पीएचडी होल्डर्स हैं उनको समय भी जो है 2030 तक का दिया गया है कि 2030 तक आपको वो सर्टिफिकेट हासिल कर लेना है। 2030 तक वो सर्टिफिकेट अमेंडमेंट के साथ जैसे जैसे आते रहेंगे वो सर्टिफिकेट आपको जो है इसके अंतर्गत हासिल कर लेना है। अब इसके साथ इसमें जो नया एक मोड अब स्कूल कॉलेज बेस पे रखा गया है या यूनिवर्सिटी बेस पर रखा गया है, जिसे कहा गया है फ्लिप क्लास मॉडल। फ्लिप क्लास मॉडल रखा गया है। अब इसके अंतर्गत क्या किया गया है, इसे जैसे आज हम आप सभी इससे वाकिफ़ हैं, ये सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया है, फ्लिप क्लास मॉडल इसे कह दिया गया है, लेकिन आप सभी इसको जानते हैं। जो आज आप घरों में बिठा के अपने बच्चों को ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हैं ये वही है, बस ऑनलाइन एजुकेशन को नाम दे दिया गया है फ्लिप क्लास मॉडल और इसका थोड़ा सा रूप बदल दिया गया है। वो रूप बदल कर क्या किया गया है, अब उसमें क्या होता था, अब इसमें क्या होता था कि बच्चे को टीचर जो है ऑनलाइन के माध्यम से क्लास दे रहे हैं, ठीक है, बच्चा वहाँ पर उनको जो है नोट्स दिए जा रहे हैं और टीचर जो है उसको उनको समझा रहा है कि ये नोट है और आपको जो है इसमें ये करना है, ये करना है, ये करना है। उसे थोड़ा सा चेंज किया गया है। वो चेंज ऐसे किया गया है कि अब टीचर क्या करेंगे, बच्चे को एक लिंक प्रोवाइड करेंगे। वो लिंक यूट्यूब के माध्यम से भी हो सकता है, वो लिंक पीपीटी के माध्यम से हो सकता है। पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है, वो पीपीटी के माध्यम से भी हो सकता है। टीचर के द्वारा बनाया गया अपना किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट भी हो सकता है। वो लिंक जो है बच्चे को दिया जाएगा, बच्चा उसे स्टडी करेगा, खुद बच्चा उसे स्टडी करेगा, उसके अंदर से वो क्वेश्चंस निकालेगा, अपनी क्वेरीज निकालेगा, यानी कि जो चीज़ उसे उसमें से समझ नहीं आई होगी वो उन क्वेरीज को निकालेगा। और जब ऑनलाइन क्लासेस होगी तो वहाँ टीचर पढ़ाएगा नहीं, आप अपनी क्वेरीज लेंगे टीचर से, आप अपनी क्वेरीज लेंगे। तो उसमें क्या होगा, उसमें आप टीचर से क्वेश्चन करेंगे। बीच में जो है एक मुझे सवाल आया है नेट के बारे में, उस पर भी मैं अभी आऊँगी, उसके बारे में भी बताऊँगी। तो अभी जो मैं आपको फ्लिप क्लास मॉडल के बारे में बता रही हूँ, अब उसमें क्या होगा कि बच्चा जो है अब टीचर जो है क्लास नहीं देगी, वो टीचर तो आपको एक लिंक दे देंगे, आप खुद उसे पढ़ेंगे, अपनी क्वेरीज लेंगे और अपनी क्वेरी आप टीचर के सामने रखेंगे और टीचर जो है आपके सवालों के जवाब देगी, उन चीज़ों को आपको क्लियर करेंगे। ये है आपका फ्लिप क्लास मॉडल, जो कि ऑनलाइन स्टडी की तरह ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज जो है वो इस प्रकार से कर दिया गया है। मतलब आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो बुक रीडिंग मोड हुआ करता था, यानी कि जब क्लास में हम जाएं, टीचर जो है बुक के माध्यम से आपको पढ़ाया करते थे, जिसे हम बुक रीडिंग मोड कहते हैं, वो बुक रीडिंग मोड जो है एक प्रकार से इसमें ख़त्म कर दिया गया है। अब यही है कि टीचर आपको लिंक देंगे ऑनलाइन, आप उसे पढ़ेंगे, अपने क्वेश्चंस निकालेंगे और टीचर से उस प्रकार की क्वेरी ले लेंगे। क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स के साथ भी ये है कि जब तक आप टीचर जो है स्टूडेंट्स को ना समझाए तब तक बच्चों को, हालांकि एक फ़िल्म आई थी रफ बुक, जिसमें स्टूडेंट ने अपने टीचर से सवाल किया था कि जब सब कुछ हमें नेट पर मिल जाता है, गूगल बाबा हमें जब सब कुछ दे देता है तो हमें टीचर्स की क्या ज़रूरत है। तो उस टीचर ने उसे बहुत अच्छा जवाब दिया था। टीचर ने उनसे एक क्वेश्चन यही पूछ लिया कि चलो ये बताओ फिर गूगल को किसने बनाया है। गूगल तो पढ़ लिया, लेकिन गूगल को बनाया किसने, उस सवाल का जवाब उस स्टूडेंट के पास नहीं था। कहते कि अब तुम्हें समझ में आया कि गूगल तुम्हें ये तो बता सकता है कि किसी चीज़ को जो है आप इसके अंतर्गत पढ़ सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को पढ़ के इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो आपको टीचर बताता है। किसी चीज़ को पढ़कर आप उसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो आपको टीचर बताता है, इसलिए आपको टीचर की ज़रूरत है। क्योंकि इस एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ये कह दिया गया है कि बुक रीडिंग मोड जो है ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन ये भी इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि जिन चीज़ों की एक आदत शुरू से बनी हुई है कि बुक्स के माध्यम से बच्चों को पढ़ने की, वो इतनी जल्दी तो खैर ख़त्म होने वाली नहीं है, उसमें भी बहुत एक लंबा वक्त लगेगा। धीरे धीरे जो है इस प्रकार से इसमें चलता रहेगा।
मुझे टाइम अलर्ट मिल गया है, मैं इसको जल्दी जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करूँगी अब। ये तो था हमारा हायर एजुकेशन का एक जो इसके अंतर्गत दिया गया है। और हाँ, इसमें एक और बहुत बड़ी बात जो इसमें आई है कि अब हमारे ही देश के अंतर्गत 100 फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को लाया जाएगा, यानी कि 100 टॉप मोस्ट जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो लंदन की है, चाहे वो पेरिस की है, चाहे वो रोम की है, जो टॉप मोस्ट 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हमारे देश में अब जो है लाई जाएंगी। तो जो हमारे बच्चे पढ़ने के लिए विदेश जाया करते थे डिग्री लेने के लिए, अब वो अपने देश में ही रहकर उन फॉरेन डिग्री को भी जो है यहीं पर रहकर जो है हासिल कर सकते हैं। अब इसके लिए जो है नेट के लिए एक बच्चे ने सवाल पूछा था, मैं वो आपका बीच में ही जवाब दे देती हूँ। नेट के लिए कोई ज़्यादा अमेंडमेंट इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है। नेट जैसे पहले एक एजेंसीज के माध्यम से अब करवाया जा रहा है, क्योंकि उसमें पहले ही एक जो है चेंजेस कर दिए गए हैं। पीछे जो इसके 10 साल का एक लंबे अंतराल के बाद जो उसमें पहले ही चेंजेस कर दिए गए थे, वो चेंजेस जो है उसके अंतर्गत वैसे ही बरकरार रहेंगे। वैसे ही एक राष्ट्रीय एजेंसी के जरिए जो है नेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा, और उसी तरीके से उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो एक रखा गया है क्राइटेरिया, वो उसी तरीके से रहेगा। उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज जो है इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है। एक क्रेडिट स्टूडेंट्स के लिए जो है एक क्रेडिट बैंक क्रेडिट सिस्टम रखा गया, जिसको कहा गया है एजुकेशन बैंक क्रेडिट सिस्टम जो है इसके अंतर्गत रखा गया है। चूँकि वो एक बहुत समझने की बात है और अभी हमारे पास बहुत बड़ा समय नहीं है। मैं साहब जी से कहूँगी, उनसे इस पर एक प्रार्थना करूँगी कि हमें एक और सेशन देंगे वो इस एजुकेशन पॉलिसी भी, क्योंकि बहुत बड़ा है ये। तो वो जो है मैं आपको अगली बार समझाऊंगी कि ये जो स्टूडेंट के लिए क्रेडिट चॉइस सिस्टम जो है रखा गया है वो क्या है। मैं एक छोटा सा आपको इसका उदाहरण दे देती हूँ कि इसमें क्या रखा गया है। इसमें ये है कि जिस प्रकार से आप थोड़ा टाइम हमें मिल गया है, तो इसमें जैसे कि बैंक में जैसे आप अपने क्रेडिट जमा करते हैं, जब आप किसी को पेटीएम के थ्रू या किसी तरीके से पैसे गूगल पे के जरिए पैसे भेजते हैं तो आपको क्रेडिट मिलता है ना, पैसे वापस मिलते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने अब स्टूडेंट के लिए रख दिया है। अब बच्चा जो है अपनी मर्जी के हिसाब से, जैसे मैंने बताया था कि मल्टीपल उन्हें अपने सब्जेक्ट चूज़ करने का मौका मिल गया है, तो बच्चा क्या कर सकता है, एक साथ कई यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से अपने कई सर्टिफिकेट हासिल कर सकता है। उनका जो डाटा है वो एक जगह, यानी कि जो एक वो बनाया जाएगा, एक विंग बनाया जाएगा जिसके अंतर्गत सभी स्टूडेंट्स का डाटा वहाँ होगा, जिस एक उनका एनरोलमेंट नंबर के माध्यम से उनका डाटा जो वहाँ पर रहेगा। जो डाटा वहाँ पर बनाया जाएगा उसके माध्यम से हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा। जी साहब जी, बिल्कुल रखना चाहेंगे, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें जो हैं इसमें रहती हैं अभी टीचर्स के बारे में और ये क्रेडिट सिस्टम के बारे में। तो अगर ऐसे आप कर सकें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे साहब जी ने अभी कहा है कि भी एक जो हमारे जो इंग्लिश के टीचर हैं वो 12 बजे ऑनलाइन होने वाले हैं, तो मैं आपसे जो है उन टीचर के बाद फिर से मिलूंगी आपसे, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी और भी ह्यूज है, हम इतनी जल्दी इसको मैं आपको बता नहीं पाऊंगी। तो कुछ चीज़ें जो रह गई हैं वो मैं फिर से लाइव आऊँगी जब इंग्लिश की टीचर आपसे बात कर लेंगे, ठीक है। तो मैं फिर से आपसे लाइव मिलूंगी, और ये जो बैंक जो क्रेडिट सिस्टम जो मैं आपको बता रही थी, एजुकेशन का क्रेडिट सिस्टम बनाया गया है, वो मैं आपको उसके बाद फिर बताऊँगी। तो साहब जी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो वो मैं उसके बाद भी आपको बता सकती हूँ। अगर आपको दूसरे जो टीचर हैं, अगर आपको उन्हें लाइव करवाना चाहते हैं तो आप उन्हें करवा सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रह गई हैं जो कि हमारे लिए जाननी ज़रूरी हैं। तो अभी हमें थोड़ा टाइम है, तो अभी मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि ये क्रेडिट चॉइस सिस्टम वाला तो मैं आपको बाद में ही बताऊंगी। अब हम इसके बीच में जो है बात कर लेते हैं, एक नेशनल असेसमेंट सेंटर जो है इसके अंतर्गत बनाया गया है, जिसे परख नाम दिया गया है। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख के नाम से इसमें रखा गया है, जिसमें छात्रों का मूल्यांकन, यानी कि टीचर जैसे हम अब होता है ना कि एग्ज़ाम देते हैं और उसे टीचर्स चेक करते हैं, और चेक करने के बाद जो है उसका एक रिज़ल्ट जो है जारी किया जाता है। तो वो सिस्टम तो खैर रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसमें जो है आपको परख के माध्यम से स्टूडेंट को अपने आप को एक असेसमेंट का सिस्टम भी इसके अंतर्गत दिया गया है। वो सिस्टम क्या रहेगा कि किसी बच्चे का डाटा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर एक स्टूडेंट का डाटा सरकार के पास यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से जारी रहेगा, जिसमें टीचर अपने माध्यम से और स्टूडेंट अपने भी माध्यम से एक असेसमेंट देगा
कि भी इस बच्चे की पूरे साल की परफॉर्मेंस जो है ऐसी रही है। बच्चा खुद भी अपनी परफॉर्मेंस के बारे में वहाँ पर बताएगा कि मैंने इस साल में अपनी अपनी ये सर्टिफिकेट किए हैं, ये डिप्लोमा किया है। तो वो अपनी असेसमेंट और उसके साथ साथ जो उसके दोस्त हैं वो भी जो है उसमें असेसमेंट दे सकते हैं कि भी हमें इससे ये हेल्प मिली है। तो ये एक परख के माध्यम से एक असेसमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा, जिसके माध्यम से ये बताया जाएगा कि एक जो डाटा बनाया जाएगा, जो एक बैंक क्रेडिट सिस्टम के अंतर्गत, जिसे एजुकेशन बैंक क्रेडिट सिस्टम कहा गया है, वो उसके अंदर जाके जुड़ जाएगा। जिसका लाभ कैसे मिलेगा वो मैं आपको इंग्लिश के सेशन के बाद बताऊंगी, ठीक है। इसके बाद जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बहुत बड़ी जो चूक इसके अंतर्गत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत की गई है, चूक ही कहूँगी मैं उसे, क्योंकि इसमें ये तो कह दिया गया है कि भी स्कॉलरशिप्स की जो फंडिंग है वो बढ़ा दी जाएंगी। लेकिन फंडिंग बढ़ाने को लेकर किस तरह बढ़ेंगी, कैसे उसमें क्या किया जाएगा और वो अप्लाई कैसे होगी, उसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात उसके अंतर्गत कही नहीं गई है। सिर्फ 1 या 2 पैरों के अंतर्गत ये बात ज़रूर कह दी गई है कि हाँ स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी, जो अलग अलग तबके के हैं उन्हें स्कॉलरशिप दे दी जाएगी, मगर कैसे दी जाएगी, उन्हें कैसे अप्लाई किया जाएगा, अमाउंट क्या रखा जाएगा और उसे लेने का क्राइटेरिया क्या होगा, उसके बारे में एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत कुछ भी जो है नहीं कहा गया है, कुछ साफ साफ चीज़ उसमें नहीं बताई गई है। तो ये जो है एक बहुत बड़ी चूक जो है इस एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत मैं जो मानती हूँ कि इसके अंतर्गत रखी गई है। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, जो हमारे लोग हैं, ज़्यादातर जो है हमारे जो एससी स्टूडेंट्स हैं वो इस स्कॉलरशिप के माध्यम से ही, क्योंकि कई परिवारों की स्थिति ऐसी है वो स्कॉलरशिप के माध्यम से ही पढ़ते हैं और स्कॉलरशिप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन एजुकेशन पॉलिसी जब लागू हो जाएगी, चाहे वो 2022 में हो चाहे 2023 में हो, और पॉलिसी लागू हो जाने के बाद अगर स्कॉलरशिप का एक क्राइटेरिया हमारे सामने पूरे तरीके से ओपन नहीं होगा और पता नहीं होगा, तो हम किसी को कह भी नहीं सकेंगे कि भी ये चीज़ आपने जो है हमें नहीं बताई है। जब कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो स्कॉलरशिप का होना या ना होना उसके बारे में कुछ भी बताया नहीं जा सकेगा। तो ये एक जो इसके अंतर्गत बात जो छुपा के रखी गई है, मैं ऐसा ही कहूँगी कि छुपा के ही रखी गई है, जिसे नहीं बताया गया है कि कैसे होगा। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा संदेह में रहेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो और भी बहुत सारी बातें जो हैं अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत है। अभी टीचर्स का जो होना है, टीचर्स के लिए जो नई नई चीज़ें इसके अंतर्गत रखी गई है उसको तो मैंने अभी टच भी नहीं किया है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसके अंतर्गत हैं वो हमें जो है इसके साथ करनी है अभी, और वो मैं आपको इंग्लिश के सेशन के बाद हम फिर से लाइव होंगे, फिर से मैं आपको उसके बारे में बताऊँगी। बहुत सारी चीज़ें जो अब टीचर्स ऑलरेडी जॉब में हैं उनको भी अब आगे जाकर क्या क्या करना है, और जो आने वाले हैं उनको क्या करना है, वो सारी जो है इस एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत वो चीज़ें भी अभी आपको बतानी जो है बाकी रहती हैं। तो वो हम जो है उसके बाद मिलेंगे, और उसके बाद जो है इसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या रहेंगे हम उनके बारे में भी उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन थोड़ा क्योंकि हर एक चीज़ को हम तफसील से जब तक नहीं समझेंगे इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, तब तक हम वो बहुत ज़्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं प्राप्त कर सकेंगे। खैर, मैंने आपको जो एक डायग्राम के माध्यम से जो मैंने आपको दिखाया था, इस डायग्राम को जो है यानी कि इस पिक्चर को जो है मैं कमेंट बॉक्स के अंदर अभी पोस्ट कर दूंगी। आप वहां से इस फोटो को देख सकते हैं और आप इसमें देख पाएंगे कि किस प्रकार से एज वाइज जो है ऐसे जो स्कूल का 5334 का जो फॉर्मूला है वो इसके अंतर्गत उसके अंतर्गत जो है इसके बारे में सारा इसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो ये पिक्चर जो है मैं अभी आपके लिए जो है कमेंट बॉक्स में अपलोड कर दूंगी। मेरे जैसे ही मेरा सेशन ख़त्म होगा फ़िलहाल के लिए तो मैं अपलोड कर दूंगी, आप वहां से ये पिक्चर ले सकते हैं। इसके साथ ही जो हायर एजुकेशन के बारे में और स्कूल एजुकेशन के बारे में कुछ चीज़ें जो मैंने अभी आपको बता दी हैं, उसका एक और पिक्चर जो है ये इसमें यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि स्कूल एजुकेशन के बारे में और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हायर एजुकेशन के बारे में कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो सारी की सारी भी इस पर हैं। तो ये दोनों ही पिक्चर मैं आपके लिए अभी कमेंट बॉक्स में अपलोड कर देती हूँ, आप वहाँ से ये ले सकते हैं और वहाँ से इन्हें पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर जो है आप ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। एक लिंक
अभी मैं आपको शेयर करूंगी यही कमेंट बॉक्स में ही एक लिंक अभी आपको शेयर कर दूंगी मैं थोड़ी ही देर में। जब तक आप दूसरे टीचर को सुनेंगे तब तक मैं वो लिंक आपको शेयर कर दूंगी। आप उस लिंक पर जाकर भी जो है बहुत सारी जानकारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, हालांकि वो इंग्लिश में होगी, मैंने आपको सारा कुछ हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दिया है, वहाँ पर आपको सब कुछ इंग्लिश में मिलेगा। लेकिन अब इंग्लिश को भी पढ़ना आपको सीखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बेशक एजुकेशन पॉलिसी में ये कह दिया गया है कि हम जो है मातृभाषा को अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी ये सिर्फ कही गई बात है। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि अंग्रेजी का गढ़ बहुत ही गहरा है, वो इतनी जल्दी टूटेगा नहीं। तो मैं साहब जी से प्रार्थना करूंगी कि वो मुझे जो है बाद में भी समय ज़रूर दें, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं रह गई हैं और वो बतानी बेहद ही ज़रूरी है। साहब जी ने बीच में एक सवाल पूछा है, कहा है टीचर अपॉइंटमेंट के बारे में, उसके बारे में भी जो है मैं टीचर का जब शुरू होगा तो मैं उसके बीच में उससे ज़रूर बताऊँगी। तो आपसे फ़िलहाल के लिए विदा लेते हुए जय वाल्मीकि। हम दूसरे टीचर की तरफ चलेंगे क्योंकि वो लखनऊ से हैं और वो हमारा शायद वेट भी कर रहे होंगे, तो पहले हम उन्हें सुन लेते हैं और उसके बाद जो है हम वापस आएंगे और इसके बारे में बात करेंगे। जय वाल्मीकि। मैं अभी ये पिक्चर्स अपलोड कर रही हूँ, आप वहाँ से ले सकते हैं। जय वाल्मीकि।